संजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये मामला आगे असल में वहीं लीड कर रहा है, ऑपरेशन जहां से शुरू हुआ सिंदूर वाला, या आपको लगता है इस बार डगर कुछ और होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस बार कुछ और है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बार बार, आज नहीं 1947 से लगातार भारत विरोधी और हेट इंडिया कैंपेन जो उनके सर में बैठा हुआ है, और ख़ासकर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उनके जो उन्होंने मुहिम चला रखी है, उसको देखते हुए लग रहा है। ये आप देख रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं, और पिछले 3 साल में कहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी टेररिज्म हुआ वो किधर हो रहा था? वो हो रहा था साउथ ऑफ कश्मीर में। और ये लोग कहाँ हैं? ये नॉर्थ ऑफ कश्मीर में हैं। ये पुलवामा में, शोपियां में, श्रीनगर की घाटी में लगातार जिस प्रकार से, जिसे हम बोल रहे हैं वाइट कॉलर, ये वाइट कॉलर जरूर हैं। कौन दो ऐसे मैं कहूँगा जो लोग इनके संपर्क में आते हैं? एक मौलवी जो हर बार, हर फ्राइडे को, जुमे के दिन सबसे बात करता है, सबसे हर हमेशा मिलता जुलता रहता है, और दूसरा है डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स के साथ मिलता जुलता रहता है और उसको मालूम है कि किसके और क्या करना है। तो ये दोनों ने मिल करके जिस तरीके से एक साजिश रची है, और ये साजिश रची है कहाँ पे? हिंदुस्तान के अंदर। और जैसे आप बता रहे हैं, बीवी शाहीन का कनेक्शन और उसका मसूद अजहर की बहन के साथ का कनेक्शन, ये कनेक्शन जैसे जैसे एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, देखिए ये इसमें किसी को कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इस तरह की गड़बड़ियों के पीछे कौन होता है, पाकिस्तान होता है, लेकिन उसको प्रूफ्स के साथ एस्टेब्लिश करने वाला, सब्सटेंशिएट करने वाली हर एक चीज अब सामने आती जा रही है। और जब मैं कह रहा हूं, मेरे साथ आज शो में 2 संजय हैं, और संजय लोगों को यह आशीर्वाद होता है कि वो बहुत आगे की देख पाते हैं। महाभारत काल से आशीर्वाद है। सर, आगे आप क्या देख रहे हैं? संजय भारद्वाज जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर यहां से फिर से रिज्यूम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों पर्यायवाची हैं, पहली बात। और पाकिस्तान में जो 4A है, जिसमें मैं कहूँगा आतंकवाद है, असैसिनेशन है, अल्लाह है और आर्मी है, ये बहुत स्ट्रांगली फंक्शन करता है। और आर्मी का तो जो जिस तरीके से मुनीर अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड डिक्लेयर कर दिया, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान को और आतंकवाद की तरफ धकेलेगा। अब बात आती है कि भारत इस बात को समझता है, और आप पहली बात कि अच्छी बात यह है कि अमेरिका भी ये बात समझ रहा है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है। पहली बार एक अच्छा खबर है कि जो दोहरा मापदंड अभी अमेरिका का नहीं है, आतंकवाद को समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के जो ये दर्द है, जो ये आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान फैला रहा है, जब तक पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, जब तक पाकिस्तान पे डिफरेंस बाय पनिशमेंट नहीं लिया जाएगा, जब तक वहां पर उनके घुसके जैसे हमने बालाकोट किया और सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर को जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक ये पाकिस्तान एक तरफ भारत मारेगा, एक तरफ अफगानिस्तान मारेगा, तालिबान मारेगा, इन्हीं का क्रिएट। तो सर, ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। ये उसने क्या अपने डर को आवाज दी है? कहते हैं कि जहां पर आप किसी चीज को आगे बढ़कर कहें, तो कई बार अपने डर को आप नहीं दिखाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं कि हम तो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। जहां आटा 400-500 रुपए किलो हो गया, टमाटर 500-500 रुपए किलो बिक रहा है, वहां 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, यह कहा जा रहा है। जरा सोचिए। और अगली खबर देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर अड़ी में, अगली ब्रेकिंग। यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, सोर्सेस ने बताया है। देखिए ये बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी खबर, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में जगह जगह पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जाएंगे और ये देखेंगे कि कहां कहां पर विस्फोटकों के फुटप्रिंट मिल रहे हैं, किसी भी ऐसे एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजिव बनाने वाले केमिकल के फुटप्रिंट मिल रहे हैं। और अगर वो मिल रहे हैं जिनका असल में वहां पर कैंपस में कोई काम नहीं है, और बाहर से एक तरीके से वो फॉरेन एलिमेंट ट्रीट किया जाता है, बॉम्ब बनाने या दूसरे किसी तरीके के असलहा बनाने या किसी भी इस तरीके के काम में अगर कोई चीज लेने वाली उसके फुटप्रिंट वहां से मिलते हैं, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई होगी। फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। वित्तीय लेन देन की जांच भी ईडी करने वाली है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अपने अकाउंट पर फंड्स आ रहे थे और वहां से फिर ट्रांसफर किए जा रहे थे अलग अलग लोगों को। हालांकि अभी तक सिर्फ यही कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि सादिया के जरिए डॉक्टर शाहीन को ये पैसे आ रहे थे, उसके अकाउंट में कई बार पैसे आए हैं और उसके बाद ये पैसे दिए गए हैं अलग अलग, कई मुजम्मिल को दिए गए हैं या उमर को दिए गए हैं। बताया ये भी जाता है कि पैसों के लेन देन को लेकर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के बीच में भी लड़ाई हो चुकी है। तो एक तरफ तो ये पर्पस को लेकर चल रहे हैं जो इनके हिसाब से इनका मकसद था, और उस मकसद में भी जहां पर पैसा आ रहा है सामने, वहां एक दूसरे की कॉलर भी पकड़ रहे थे। फॉरेंसिक ऑडिट होगा, वित्तीय लेन देन की जांच होगी, ईडी भी जांच करेगी और फोरेंसिक जांच, वित्तीय मामलों की जांच होगी।
फोरेंसिक ऑडिट भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये बात भी अपने आप में स्पष्ट है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा दामन पाक साफ हो और वहीं पर काम करने वाले इतने सारे किरदार इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लगे हुए हों, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। वैसे देखना है आगे आता क्या है। और दिल्ली आतंकी ब्लास्ट में फंडिंग को लेकर बड़ा दावा, मुजम्मिल, आदिल, इनको लेकर बड़ा खुलासा। मुजम्मिल, उमर और शाहीन ने जुटाई थी फंडिंग। मुजम्मिल, उमर, शाहीन 20 लाख रुपए उमर को सौंपे गए थे। तो असल में उमर को अगर ये पैसे सौंपे गए तो उसमें फंड जुटाने के मामले में तो जो मेन कैरेक्टर है वो शाहीन ही है। शाहीन क्योंकि गर्लफ्रेंड बताई जाती है मुजम्मिल की, तो शाहीन ने ये पैसे हो सकता है मुजम्मिल को दिए हों और मुजम्मिल के जरिए आगे दिए गए हों उमर को। और जितने पैसे शाहीन से गए थे मुजम्मिल को, उतने ही पैसे आगे उमर को नहीं गए होंगे। इसी बात को लेकर दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली होगी। जिस झड़प की बात इन दोनों के बीच में आती है कि अनबन चल रही थी पैसों के लेन देन को लेकर। तो ये आईईडी के लिए 3 लाख रुपए से यहां पर अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। उमर मुजम्मिल के बीच में पैसों को लेकर विवाद हुआ था। ये देखिए, ये जो ब्रेकिंग ऑन द वॉल आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इससे जुड़ा हुआ कि एक तो इनके पास पैसे पहुंच रहे थे, उसका एक लिंक, उसका एक चेन बनी हुई थी, किसके पास से फिर किसके पास पैसे जाएंगे। और यह भी हो रहा था कि शायद बीच में पैसे रख भी लिए जा रहे थे, एक एक चेन अपने पास कुछ कुछ पैसे रख भी ले रही थी। और इसको लेकर उमर परेशान भी था क्योंकि आखिरकार जान दांव पर उसको लगानी थी और इसलिए वो ये कह रहा था कि ये बाकी के पैसे कहां गए, केवल कुछ चीजों के पैसे दिए गए, बाकी पैसे क्यों नहीं दिए गए। मुजम्मिल, आदिल, उमर, शाहीन फंडिंग जुटा रहे थे। 20 लाख रुपए उमर को सौंपे गए थे। आईडी बनाने के लिए 3 लाख रुपए से एनपीके खरीदा गया। उमर मुजम्मिल के बीच में पैसों को लेकर विवाद भी हुआ। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और जो हमको जानना चाहिए, ये भी हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले वजाहत साहब, एक तो ये कि अगर ये वाकई किसी मकसद को लेकर किया जा रहा था तो इसमें आपस में लड़ाई कैसी फिर तो, और दूसरे किसी आदमी को यह समझा दिया जाना कि दीन के हिसाब से तुम्हारा मकसद यह है कि बेगुनाहों का खून बहाओ, ये कैसे पढ़े लिखे लोगों को भी उनके दिमाग में इंजेक्ट किया जा सकता है सर? दिनेश भाई, दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी निंदा और मजम्मत करते हुए और शहीदों के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, इज़हार ताज़ियत करते हुए और अपने हम वतन भाइयों के साथ इस तरह का सलूक करने की कोशिश दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही है, पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हुए कि हम हर वक्त शाना बशाना कदम ब कदम उनके साथ खड़े हैं, मैं आगे बढ़ूँगा। ना ये दीन है और ना ही ये इस्लाम है और ना ही ये मुसलमान है। और हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान आज किस कदर शर्मिंदगी से दो चार है और किस कदर वो शर्मसार है, ख़ास तौर से कश्मीर का मुसलमान। इसका अंदाज़ा दिनेश भाई आपको जब होगा जब आप उन समझदार मुसलमानों से गुफ्तगू करेंगे। हज़ारों लोगों से इन 2-4 दिनों में मिल चुका हूँ, हर किसी ने टोका है, मुफ्ती साहब ये कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा और क्यों चलेगा। लालच ने और बददीनी ने और जुनून ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि अपने ही देश के लोगों को मारने पर उतारे आए। और ये कोई, अब ये सवाल मुझसे कई बार लोग पूछ रहे हैं, 2-3 दिनों में आपने भी पूछ लिया है दिनेश भाई कि ये पढ़े लिखे लोग थे। भाई उसामा बिन लादेन क्या कम कुछ पढ़े लिखा था? अयमन ज़वाहिरी को क्या कुछ कम पढ़ा लिखा? ये तो दिमाग से आप गलत फहमी निकाल दे दिनेश भाई कि डॉक्टर होगा दहशतगर्द नहीं हो सकता। जिस तरह की तालीम अजहर मसूद, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के लोग कुरान पाक या हदीस पेश करके दे रहे हैं लोगों को मारने के लिए, तो वो डॉक्टर हो, मास्टर्स किया हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वो इस बात पर उनको उतारू कर लेते हैं कि आपको लोगों का खून लेना है और यही दीन है। अब ये देखिएगा कि लाल किले ब्लास्ट में जितने लोग मरे हैं, कोई उसमें रिक्शा चलाने वाला था, कोई सामान लेने आया था और वो दोबारा अपने घर नहीं जा सके। किस कदर इंसानियत के, मानवता के खिलाफ है ये बात। कौन सा इस्लाम है, कौन सा कुरान इन्होंने पढ़ा है, कौन सी हदीस पढ़ी है इन्होंने, मेरी समझ से बाहर है। सर मैं यही जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है या उसको केवल मदरसे में कोई एक खास तरीके से उसका दिमाग को ओरिएंटेशन दिया गया है, वो जिन्होंने एमबीबीएस किया हो, एमडी किया हो, 4-5 लाख रुपए जिनकी फीस के तौर पर, या कम से कम 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ये आ रहा हो, वो लोग किस तरीके के लालच में, और फिर ये बेदीनी कैसे आ जाती है सर? ये कैसे किसी को ये समझाया जा सकता है कि तुम इतने सारे बेगुनाहों को मारो, इसी में तुमको जन्नत मिल जाएगी या हूरें मिल जाएंगी, और उनके दिमाग में ये बात आ भी जाए पढ़े लिखे होने के बावजूद?